Students, today I am going to start the topic chemical properties of the group 14 elements. तो सबसे पहले ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हमें बिल्कुल टिप्स पे लर्न होने चाहिए कि कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 में और एक के बाद एक कौन सा आता है। तो अगर हम बात करें ग्रुप 14 की तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन हमारा नॉन मेटल है और कार्बन जो है यानी कि ग्रुप 14 कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, यानी कि यहाँ पर क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो प्लस का 4 है ग्रुप 14 की, तो ज्यादातर जो इनका बॉन्ड कैरेक्टर होता है वो कोवेलेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर वही हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो हम रिएक्शन कराएंगे वो करेंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी कि द रिएक्शन ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है विद ऑक्सीजन, यानी कि O2 के साथ। तो आपको अच्छे से पता है कि जब ग्रुप 14 एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेटा बताइए क्या बनाते हैं? कार्बाइड। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएंगे? टू टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे, MO एंड MO2। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्साइड्स विल बी फॉर्म्ड, एंड जो ये ऑक्साइड्स बनेंगे वो 2 टाइप के होंगे, MO यानी कि मेटल ऑक्साइड एंड MO2 मेटल डाइऑक्साइड टाइप के। M4 मेटल यानी कि ग्रुप 14 की जो भी मेटल होगी। ठीक है, समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की रिएक्शन O2 से करते हैं तो CO2 बन जाएगा, यानी कि MO टाइप का बन गया है ना, MO2 टाइप का बन गया ना, आ रहा है समझ में? और अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़े तो CO भी तो बन सकता है ना। अगर हम एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें, न्यू बॉन्ड के साथ जोड़ दे तो CO भी बन जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकते हैं। 2 के बनने के चांसेस है। आपने सुना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। दोनों में डिफरेंस भी आपको पता है क्या है? बताइए क्या है दोनों में डिफरेंस, जानते हैं आप? मैम CO हार्मफुल होती है, ज्यादा हार्मफुल होती है। क्यों होती है ज्यादा हार्मफुल CO? कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर हार्मफुल देन CO2। व्हाई? मैम क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर रहकर वो हमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है, यानी कि अगर हम देखें तो CO जो गैस होती है वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और रूम टेम्परेचर पर कलरलेस ऑर्डरलेस होती है और उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर होती है। लीनियर का मतलब समझते हैं आप? हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको समझाया था, है ना। तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। दूसरी बात करें तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों तरीके की पावर होती है इनकी, और CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो CO को हम कह सकते हैं इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड रिएक्शन विद वाटर। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है बेटा? मैम हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन स्टीम के साथ SN रिएक्शन करके SnO2 बनाती है। ये चीज आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे आप? SN, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हाउएवर जो SN है वो डिकम्पोज हो जाती है स्टीम के थ्रू
और ऑक्साइड्स फॉर्म कर देती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करती है। तो ये ज्यादातर हमें पता है कि यहाँ पर लेकिन कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है ना बेटा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वैसे तो हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म होते हैं, लेकिन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, बल्कि जो एसएन है वो स्टीम से रिएक्शन कर सकती है। यहाँ पे मैंने वाटर जो लिया है वो स्टीम की फॉर्म में लिया है, गैस फॉर्म में। तो यहाँ पर वो क्या बना देगी, SnO2 बना देगी। क्या बना देगी बेटा, SnO2, और साथ में 2H2 गैस इवॉल्व कर देगी। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये इसमें एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है। तो Sn plus 2H2O gives SnO2 plus 2H2, हीटिंग करने पर डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको। थर्ड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद हैलोजन। अब हम रिएक्शन करेंगे हैलोजन के साथ, तो बेटा आपको पता ही है क्या बनेंगे, मैम हैलाइड्स। मैम हैलाइड्स। बिल्कुल सही है, Halides. हैलाइड्स बनेंगे। मैम हैलाइड्स। नंबर थर्ड है हम्म, रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन, तो हैलोजन के साथ ग्रुप 14 एलिमेंट्स जब रिएक्शन करते हैं तो हैलाइड्स बनाते हैं। अब हैलाइड्स भी यहाँ पे दो तरीके के होते हैं बेटा, MX4 एंड MX2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैलाइड फॉर्म होंगे और वो भी टू टाइप्स के होंगे, MX4 एंड MX2। कैसे बताइए, आपने देखा होगा CCl4 भी बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम सुना है? yes मैम। सुना है, नहीं सुना है? और आपने सुना होगा SnF4, TbF4, सारे जो होते हैं, जहाँ यहाँ पर हम X इज इक्वल टू Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, F ले सकते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा वो है 17 ग्रुप है वो सारा हेलोजन का ही काम करता है। तो यहाँ पर टू टाइप्स के हेलाइड्स बनते हैं, आप हमेशा याद रखिए। अब हम उनको डाई हेलाइड्स और टेट्रा हेलाइड्स, MX4 को कहते हैं टेट्रा हेलाइड्स और MX2 को कहते हैं डाई हेलाइड्स। अब हम इनकी प्रॉपर्टी भी साथ में पढ़ते चले जाएंगे, तो आप इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे बेटा, एक बार इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, डाइहैलाइड्स और टेट्राहैलाइड्स। yes मैम। ठीक है, जैसे SN जो है वो Cl4 भी बना सकता है और SnCl2 भी बना सकता है, क्योंकि इनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है इनकी बहुत ज्यादातर। तो वेरिएबल वैलेंसी वो होती है जैसे एक ही कंपाउंड बहुत सारी वैलेंसी शो करता है। जैसे आप सपोज करिए आयरन लेके चलते हैं, तो आयरन की वैलेंसी जो होती है वो +2 भी होती है, +3 भी होती है ना। तो ऐसे हमारी केमिस्ट्री Yes, में बहुत ma'am. सारे कंपाउंड्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। तो यही रीजन है कि हैलाइड्स भी कई तरीके के या ऑक्साइड्स भी कई तरीके के बना सकते हैं। क्लियर है, तो इनकी प्रॉपर्टीज को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम करेंगे शो करता है क्या बेटा, अभी मैम मैंने दो बताया ना, दो वैलेंसी वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी कई ऑक्सीडेशन स्टेट में शो कर देते हैं। क्योंकि ज्यादातर जैसे आयरन है ये हमारा जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो बेटा बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि उनकी स्टेबिलिटी जो है वो +2 में भी हो सकती है, +4 में भी हो सकती है। इस तरीके से उनकी कई ऑक्सीडेशन हो जाती है, +3 में भी हो सकती है आयरन की, कि वो स्टेबल कंपाउंड्स बनाते बस, इसलिए होता है। ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एनोमोलस बिहेवियर तो आपको पता ही है, दो बहुत मेन है। सॉरी, फर्स्ट है कैटेनेशन पावर और सेकंड है उसकी टेट्रावैलेंसी, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। स्मॉल एटॉमिक साइज है कार्बन का, कई प्रॉपर्टी हो गई ना,
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ग्रुप में जो सबसे ऊपर कंपाउंड बैठा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, उससे रेगुलर डिक्रीज होती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कार्बन में डी ऑर्बिटल्स नहीं है, केवल पी ऑर्बिटल्स। तो इस वजह से कार्बन जो है अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स से कुछ यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, जो एनोमेलस बिहेवियर भी शो करता है ना। एनोमेलस बिहेवियर में आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एक रूटीन में प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन जब उस रूटीन से हट जाता है कुछ और अलग देखने को मिलता है तो हम उसे कहते हैं कार्बन, यानी कि एनोमेलस बिहेवियर। तो कार्बन यहाँ पर कुछ अलग से प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है बेटे, तो आपको पता है किस वजह से करता है। उसका सबसे छोटा साइज है, डी ऑर्बिटल्स उसमें नहीं है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से वो यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेकर चलेंगे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड सिलिकॉन, जो हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स कार्बन एंड सिलिकॉन। मैम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है बेटा, कार्बन जो है, कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ सकता है डबल बॉन्ड से। तो देखिए कार्बन के जुड़ने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। यही रीजन है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। अकेले कार्बन के लगभग 25 लाख कंपाउंड हैं, वो इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन का कार्बन से जुड़ना या कार्बन का अदर किसी एटम से जुड़कर कंपाउंड बनाना, उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर हो गया? रिपीट। यस मैम। रिपीट करूं? यस मैम। कार्बन दूसरे का, पीरियड। हाँ बेटा बोलो क्या कहना चाह रहे थे? मैम कार्बन अपने साथ और दूसरे पीरियड के साथ बनाता है। कार्बन अपने दूसरे पीरियड के या दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर CO बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर CO2 गैस बना रहा है ना। तो कार्बन ही जुड़ा ना ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा और डबल बॉन्ड से भी जुड़ा आ रहा है ना यस मैम। समझ में। तो ये तो आपका छोटा सा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो साइनाइड्स बनाता है। कार्बन जो है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है। तो कार्बन की जुड़ने की कैपेसिटी को अपने से वो सिंगल से जुड़े, डबल से जुड़े, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसको सिंगल ही बोलेंगे, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा कार्बन तो हम उसको मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े या सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े कार्बन अपने से या किसी अदर एटम से, तो जुड़ने की कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, ड्यू टू टेट्रावेलेंस है ना, उसकी 4 वैलेंसी होती है, इसकी वजह से उसके जुड़ने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो इसकी वजह से वो बनाता भी कंपाउंड बहुत सारे हैं, बनाता है ना कंपाउंड भी बहुत सारे, तो जिनको हम यस मैम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन उसका राजा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा, क्योंकि सभी उसके क्या है, राजा दशरथ मान लो उसको, इतना वो सभी उसके ब्रांचेस हैं कार्बन की। तो कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कार्बन से बने हुए सारे कंपाउंड्स की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, जहाँ पर हम पूरे कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं। अगर मैं कार्बन को निकाल दूं ना बेटा, हमें 118 एलिमेंट पता है, उसमें से मैं कार्बन को रिड्यूस कर दूं तो 117 बचे ना। तो इतने कंपाउंड 117 एलिमेंट्स के नहीं है जितने कार्बन के हैं अकेले के, क्योंकि इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, जो किसी के पास नहीं है। इसलिए इसके, मैं कह रही हूँ अप्रोक्सीमेट कार्बन के जो कंपाउंड है 25 लाख हैं, और अकेले इनके 2 से 3 लाख हैं। तो देखो डिफरेंस ही आप कितना ज्यादा है, ये है। ठीक है, समझ में आता है, क्लियर होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक था
कि सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। यहाँ पर जो कार्बन के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो केवल 3 है बेटा हमारे सिलेबस में ग्रुप नंबर 14 में। एक है CO, एक है CO2 और दूसरा है ड्राई आइस यानी कि सॉलिड CO2। ठीक है, तो अब हम तीनों कंपाउंड्स की क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनका यूजेस पढ़ लेंगे। तो हर एक कंपाउंड के अंदर हमें 3 चीजों को क्लैरिफाई करना है। जैसे हम CO को पढ़ रहे हैं तो हम CO का प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि हम CO को बना कैसे सकते हैं। दूसरा हम CO को क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं और तीसरा CO का यूज क्या है। तो इस तरीके से हम कार्बन के तीनों कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम CO2 ये लेके चले या CO लेके चलते हैं। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं CO। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में। अब जब हम CO को किससे बनाएंगे, देखो 2 तरीके से बन सकती है CO। एक तो हमारा बन जाए कि इनकम्प्लीट हम कंबशन करते हैं कार्बन का। जब कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है यानी कि पूरी तरीके से कार्बन कंपाउंड्स नहीं जलते हैं तो वहां पर CO बन जाती है। ठीक है, देखा होगा आपने कि कभी कभी किसी बाइक से या कार से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है ना, तो यानी कि उसमें जो पेट्रोल डला है उसका फाइनली डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, क्रैकिंग नहीं हुई वहां पर। तो वहां पर यानी कि जो वहां पर हमने फ्यूल डाला वो कंबस्ट नहीं हुआ पूरा, तो इसलिए वो धुआं ज्यादा देता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो CO तब बनती है जब किसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन का। कार्बन पूरी तरीके से जहां नहीं जलता है वहां पर पूरी तरीके से जल गया तो CO2 गैस निकल गई, आपकी एनर्जी आपको मिल गई, लाइट आपको मिल गई। लेकिन अगर नहीं जला है तो वहां पर CO बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यानी कि मैं कार्बन की रिएक्शन O2 से कराऊं तो यहाँ पर मैं देखो 2 तरीके है मेरे पास, या तो मैं C+O जोड़ दूं CO बना दूं, या मैं 2C+O2 जोड़ दूं और 2CO बना दूं। बात वही है, लेकिन ये यहाँ पर हमने ऑक्सीजन कंप्लीटली लिखा है तो ये ज्यादा सही है। तो पहला तरीका क्या हो गया, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ, लेकिन CO बनाने के लिए आपको O2 के साथ कार्बन के भी 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे तो आपका CO बन जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड है CO गैस बनाने का, आप फॉर्मिक एसिड को हीट कर दो। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। बिल्कुल सही, HCOH। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं CO को, विच इज ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट इज ए इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ द कार्बन। सबसे पहले हम उसकी पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन नंबर 1 में हमने कैसे बनाया, 2C+O2 गिव्स 2CO, बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा प्रिपरेशन मेथड क्या हो गया, हमने HCOOH को हीट कर दिया। तो हमारा क्या, हमें क्या लेके चलना है, हमें क्या बनाना है, सिर्फ CO। तो हमने CO बना दिया, बाकी क्या बचा, H2। तो दूसरा तरीका हो गया, फॉर्मिक एसिड को डिकम्पोज कर दीजिए हीट करके। देखिए डिकम्पोजिशन में बोल रहे हैं तो उसका मतलब है फॉर्मिक एसिड को हीट करके ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए उसको। डी का मतलब कमी, कंपोजिशन मतलब उसका जिससे वो बना है उसके बनने में, उसके जुड़ने में, जो जो जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, COOH सब जुड़े हुए हैं, उनके कंपोजिशन को ब्रेक कर दीजिए। तो वो कैसे होंगे, हीटिंग करने से ही होंगे। तो दूसरा मेथड हो गया ये। क्लियर, सबको क्लियर हो गया। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, दूसरा है यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये लैब मेथड होते हैं, कुछ कमर्शियल मेथड भी होते हैं जो लार्ज स्केल पे यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हम CO को लार्ज स्केल पे बनाना चाहते हैं तो हमें इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा। तो वहां पर कार्बन को रिएक्शन वाटर के साथ कराने पर हम वाटर गैस बनाते हैं। ठीक है, वाटर गैस सिंथेसिस गैस होती है वो बनाते हैं, उस तरीके से भी बन जाती है। ठीक है ना, लार्ज स्केल पे कार्बन की रिएक्शन कैसे कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं तो CO के साथ H2 भी बन जाती है। और यहाँ पर ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बनती है ऐसे, और यहाँ पर इसको दोनों को मिला दें तो वाटर गैस बन जाती है जिसका फॉर्मूला होता है CO+H2। ठीक है बेटे, क्लियर हो रहा है।
गैस को हम सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, सिन गैस भी बोलते हैं। यस मैम। तो आप बड़े स्केल पे बनाना चाहते हैं तो साथ में H2 भी जुड़ी हुई मिलेगी आपको। दूसरा है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो बेटा स्ट्रक्चर क्या होगी? CO के स्ट्रक्चर को हम कैसे पूरा करेंगे? देखिए, C है और O है। अब ऑक्सीजन के पास तो कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। कार्बन के पास 4 है। ठीक है, तो बनाइए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो आराम से बन सकता है, बन जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के ले ले 3 और ऑक्सीजन कार्बन के ले ले, हो जाएगा या नहीं होगा? 4 इसके पास है, 3 ये ले लिए और ऑक्सीजन के पास से तो 3 ये ले लिए। अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 9 और कार्बन के पास कितने हुए? कितने हुए? मैम 7। 7। तो इसलिए जब हम ये दिखाते हैं ना तो ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं इनके बीच में। अब ऑक्सीजन पे तो एक प्लस चार्ज लगाते हैं, कार्बन पे एक माइनस लगा देते हैं। उसका मतलब है ऑक्सीजन तो अपना एक डोनेट कर दे, कार्बन उसको एक्सेप्ट कर ले, तो दोनों का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। क्लियर हो गया? वैसे तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बावजूद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम साइन दिखा देते हैं। प्लस का मतलब है कि वो अपना डोनेट कर रहा है और कार्बन नेगेटिव का मतलब है कि कार्बन उसको एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। नाउ अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। वैसे तो मैंने अभी बताई थी आपको प्रॉपर्टीज कि रूम टेम्परेचर पर जो CO होती है वो कलरलेस होती है, अभी बताई थी ना। यस मैम। जो CO होता है, टोटल ओवरऑल जो CO है वो लुईस बेस की तरह वर्क करता है। लुईस बेस क्या होते हैं? लुईस बेस क्या होते हैं? जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम कोई आपसे पूछे कि CO जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो आप बोलेंगे एज ए लुईस बेस ओवर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर इसके पास है अभी भी, जिसकी वजह से ये हमारे लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं, ये चीजें को डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करें प्रॉपर्टीज की CO की, तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, सॉल्युबल है, नेचुरल ऑक्साइड है और टॉक्सिक नेचर है इसकी, जो भी आपने बताई थी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये बेटा सबसे बढ़िया है कि जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है और कार्बोनिल कंपाउंड बना देता है बेटा, इस तरीके से। नहीं दिख रहा होगा, ऊपर बनाती हूँ। जैसे निकल एक ट्रांजिशन कंपाउंड है, उसके साथ ये 4CO के साथ जुड़ता है और निकल CO4 बना देता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो CO है वो ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़कर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड बना देता है। ठीक ठीक आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसकी कि ये फॉस्जीन गैस बनाता है। जो CO है वो Cl2 के साथ जुड़ जाता है और COCl2 बनाता है, जिसको हम फॉस्जीन गैस कहते हैं। ये गैस जो होती है बेटा, ये बहुत विषैली गैस होती है, सनलाइट में बन जाती है। कुछ इसके यूज देख लेंगे हम, जैसे इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज होता है, ये इंडस्ट्रियल फ्यूल की फॉर्म में यूज होता है और मिथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड को बनाने में इसका यूज किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट मेटलर्जी में यूज होता है ये, और मॉन्ड प्रोसेस में यूज होता है ये। जब हम निकल मॉन्ड प्रोसेस आपका अभी 12th में आएगा, तो मॉन्ड प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है CO का। तो इस तरीके से हम CO को आज पूरा पढ़ लिया है हमने। अब आप घर से पढ़ेंगे CO2। ठीक है, पढ़ लेंगे?